हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा के अंदर हम एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो हाल ही में 15 फरवरी 2024 को इलेक्टर इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में जो एक लैंडमार्क वर्डिक्ट दिया गया है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में एक लैंडमार्क जो वर्डिक्ट दिया गया है, इसकी जो चर्चा है देश के अंदर काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है। आज हम इस चर्चा के अंदर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया है उसके पीछे क्या कारण रहे, और इलेक्टोरल बॉन्ड की सुनवाई के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर संवैधानिक बेंच का निर्माण किया गया था, जिसके अंदर 5 जज की ये बेंच थी और जिसके अंदर सीजीआई भी इस बेंच का एक मुख्य हिस्सा थे। दरअसल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया गया उसके पीछे बहुत सारे रीजन देगी, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स को प्रभावी किया गया या इलेक्शन रिफॉर्म की बात की गई। और ऐसा नहीं कि हमारे देश के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म से लेके या चुनाव सुधार से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पहली बार ये आदेश जारी किया गया, बल्कि इससे पहले भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या है बहुत बार किया है। इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर बहुत सारे जो वर्डिक्ट है वो जारी किए गए हैं। दरअसल के अंदर जो ये मामला है फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, आपकी राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़ा हुआ है, और सही मायने के अंदर ये कि चुनाव सुधार से संबंधित है, या राजनीतिक दलों के अंदर सुधार की बात हो, या राजनीति के अंदर मनी पावर को रोकने की बात हो, या राजनीति और बिजनेसमैन का जो आपसी गठजोड़ है उसको रोकने की बात हो, या क्रोनी कैपिटलिज्म को रोकने की बात हो, इस तरह की, या पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर सुधार की बात हो, या कंपनीज एक्ट की बात हो, या टैक्सेशन एक्ट की बात हो, इसके अंदर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या है अपने जजमेंट दिया गया है। हमारा जो देश एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश के अंदर हम ये जानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर किसी भी देश को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और आम व्यक्ति भी देश का राष्ट्रपति या देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। क्या सही मायने के अंदर आम व्यक्ति एक किसान देश का राष्ट्रपति बन सकता है? ये जरा सोचने का विषय है, परंतु ये अपने आप में सोचने का विषय है, क्योंकि चुनाव के जो खर्चे, जो चुनाव के अंदर जिस तरह से मनी पावर का जो प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आज के समय के अंदर मसल पावर का उतना अधिक प्रभाव तो नहीं रहा, क्योंकि मसल प्रभाव के आधार पे कोई व्यक्ति यदि किसी को मसल पावर के तहत डोमिनेट करने की कोशिश करता है तो कि उस व्यक्ति को क्या है एक कानून के अनुसार दंडित किया जाता है। परंतु यदि आज के समय के अंदर जो पॉलिटिक्स के अंदर जो मनी पावर का है वो बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है, और मनी के आधार पर पैसे दे के जो राजनीतिक दल है वे लोगों के वोट खरीदने का काम करते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, ये इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 का जो बजट लाया गया, 2017 के बजट के तहत सरकार का ये तर्क रहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत क्या है जो राजनीतिक दलों को जो चंदा दिया जाता है उसको क्या ट्रांसपेरेंसी लाई जाएंगी, क्योंकि बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को पैसा मिलेगा ना कि कैश के रूप में, जिससे कि राजनीति के अंदर क्या है अपराधीकरण खत्म होगा, और राजनीति के अंदर जो काले धन की जो बात नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही थी वो भी क्या है, काला धन भी क्या होगा समाप्त होगा। परंतु वास्तव के अंदर केंद्र सरकार के जो इन आर्गुमेंट को है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या है खारिज कर दिया गया है, और इस इलेक्टोरल बॉन्ड को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। यदि एक तो हमारे देश के अंदर जो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी एक डाटा रखा गया कि हमारे राजनीतिक दलों को कितना अधिक मात्रा में जो जो फंडिंग है वो बिजनेसमैन के द्वारा की जा रही थी, या बिजनेसमैन हाउसेस के द्वारा की जा रही थी। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड के माध्यम से कोई एक व्यक्ति भी फंड किसी पॉलिटिकल पार्टीज को कर सकता था, और कोई इंस्टीट्यूशन भी क्या कलेक्टिवली रूप से क्या है किसी पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कर सकती थी। ठीक है, यदि हमारे राजनीतिक देश के अंदर जो राजनीतिक दल बनाने का जो आधार है वो भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत क्या है किसी भी राजनीतिक दल का क्या है हमारे देश के अंदर क्या उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, और यदि एक बार रजिस्ट्रेशन होगी तो इतना बेनिफिट
मैं ये कहूँगा कि किसी कंपनी से नहीं होगा जितना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कई हजारों करोड़ के अंदर जो इनको फंडिंग मिल रही है, इतनी तो जो बेनिफिट की बात है किसी कंपनी का भी नहीं होता। और जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जितना अधिक फंड मिलेगा उसका जो प्रचार है वह भी उतना अधिक प्रभावी रहेगा। और ख़ास तौर से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उस पॉलिटिकल पार्टीज को अधिक फंड मिलने की संभावना रहती है जो कि सत्ता के अंदर हो, क्योंकि जो सत्ता के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वह कारपोरेट हाउसेज को या जो बिजनेसमैन को कई तरीके से परेशान कर सकती है। जैसा हमने पहले ही कह दिया कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या इलेक्शन रिफॉर्म को लेके क्या समय समय पर बहुत सारी जो कमेटीज का निर्माण किया गया, इसके अंदर जो इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर सबसे जो महत्वपूर्ण कमेटी रही, जिस कमेटी का नाम तारकुंडे कमेटी था और जिसकी स्थापना 1974 के अंदर की गई थी, और इसके जो चेयरमैन थे इसके BM तारकुंडे थे, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जस्टिस रह चुके थे। इस कमेटी ने जो महत्वपूर्ण अपना एक सुझाव दिया था, ये सुझाव भी दिया था कि जो एडल्ट फ्रेंचाइज जो था की जो एज है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर क्या है कि पहले जो वोट डालने की जो उम्र थी वह 21 वर्ष थी, परंतु तारकुंडे समिति जो 1974 के अंदर जिसका गठन किया गया था, उसने अपने सुझावों के अंदर एक महत्वपूर्ण सुझाव ये दिया कि हमारे देश के अंदर जो वोट डालने की जो उम्र है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देना चाहिए। और केंद्र की सरकार ने संविधान के अंदर 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 के अंदर किया, और इसके तहत क्या है कि जो वयस्क मताधिकार की जो उम्र है वह 18 वर्ष कर दी गई, 21 वर्ष से घटाकर कितनी है 18 वर्ष कर दी गई। ये एक जो महत्वपूर्ण जो रिफॉर्म था वह इलेक्शन कमीशन के अंदर हमें देखने को मिला है। सेकंड जो महत्वपूर्ण जो कमेटी इलेक्शन रिफॉर्म को लेके बनी थी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, जो 1990 के दौर के अंदर बनी थी, और इस दौर के अंदर हमें पता कि 1989 से लेकर केंद्र के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट का जो एक पीरियड था वो शुरू हो गया था, क्योंकि उस समय तक क्या है आम लोकसभा चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा था, जिस कारण राजनीति के अंदर सरकार बनाने के लिए दो या दो से अधिक जो राजनीतिक दल है आपस में मिलकर सरकार का निर्माण कर रहे थे। और जब केंद्र के अंदर किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा था, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो राजनीति के अंदर मसल पावर, मनी पावर या राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन क्या है बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था। और दिनेश गोस्वामी कमेटी ने भी बड़े अपने सख्त सुझाव दिए कि किस तरह से पॉलिटिक्स के अंदर मनी पावर को, मसल पावर्स को या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चुनाव सुधार से संबंधित जो कमेटी बनी, उस कमेटी का नाम था बोहरा समिति। और बोहरा समिति ने ये कहा कि वास्तव के अंदर जो भारत की जो राजनीति है, भारत की राजनीति को क्या है राजनीतिक नौकरशाही और ब्यूरोक्रेसी और आपराधिक तत्वों के द्वारा चलाया जा रहा, कि जो लोग जो कि अपने आप में लोकतंत्र के लिए अपने आप में क्या है खतरा है। उस समय तक जो भारत की जो राजनीति है, भारत की राजनीति के अंदर साम दाम दंड भेद वाली जो कहावत है बिल्कुल सही चल रही थी, क्योंकि भारतीय राजनीति के संबंध में ये भी कहावत रही है कि जो भारत की जो राजनीति है, जब भारत के अंदर लोकतंत्र का आरंभ हुआ तो भारत का जो लोकतंत्र था वो अपने आदर्शों पर आधारित था, और उसके बाद जो भारत का जो लोकतंत्र है वो कंपटीशन दौर के अंदर गुजरा, और एक समय के अंदर भारत की राजनीति के अंदर साम दाम दंड भेद या पावर पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी, जो कि बात हंस जे मोरगंथु के द्वारा कही गई थी। ठीक है, उसके बाद एक महत्वपूर्ण कमेटी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनती है। इंद्रजीत जो गुप्ता थे वह कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, और उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, परंतु उन सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया था। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने अपनी सिफारिश के अंदर ये कहा था कि जो इलेक्शन के अंदर जो फंडिंग की बात है वो स्टेट के द्वारा की जानी चाहिए, परंतु अब इस तरह से इसके अंदर एक समस्या ये थी आगे कि यदि स्टेट सभी व्यक्तियों को फंडिंग करे जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो हमारे देश के अंदर क्या हर एक व्यक्ति क्या चुनाव लड़ने की सोचेगा, परंतु फिर इसके अंदर भी
ये प्रावधान रखा गया कि स्टेट उसी व्यक्ति को ही क्या है फंडिंग करेगा जिसको कि आम चुनाव के बाद क्या है कम से कम 1% वोट मिले। और ये जो फंडिंग होगी, इंद्रजीत कमेटी ने ये भी कहा कि ये जो फंडिंग होगी ये कैश के अंदर नहीं होगी बल्कि संसाधनों के रूप में राज्यों के द्वारा क्या है फंडिंग की जानी चाहिए। उसके बाद लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट आई, जिस लॉ कमीशन ने भी क्या है अपनी रिकमेंडेशन के अंदर ये कहा कि भारत के अंदर जो इलेक्शन रिफॉर्म है वो किस तरह से किया जा सकता है। अब अब यदि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कि जो इलेक्शन रिफॉर्म से लेके बहुत सारे जो अपने लैंडमार्क जो वर्डिक्ट दिए हैं, और अभी जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है ये एक एनजीओ था, जिस एनजीओ का नाम था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एक सीसीए के नाम से था, और एक सीपीआईएम के द्वारा क्या है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ये अपील की गई थी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है अपने आप में क्या है असंवैधानिक है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब इसको असंवैधानिक घोषित भी कर दिया है। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो बातें हमने ये देखनी है कि जो उम्मीदवार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि एक तो ये जो मुद्दा है फंडामेंटल राइट से जुड़ता है आर्टिकल 19(1)(a) से, क्योंकि आर्टिकल 19(a) के अंदर सूचना का अधिकार है, और सूचना के अधिकार के तहत कोई भी भारत का जो नागरिक है अपने उम्मीदवार से या अपने राजनीतिक दल से इस बात की सूचना ले सकता है कि उसका जो उम्मीदवार है उसकी योग्यता क्या है, उसके ऊपर कोई उसके आपराधिक पृष्ठभूमि तो नहीं है, या राजनीतिक दलों को जो चंदा दिया जा रहा है वो कितना चंदा दिया जा रहा है और किन व्यक्तियों के द्वारा चंदा दिया जा रहा है। इसके लिए पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट भी एक है, और ये जो मुद्दा है अपने आप में क्या फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है। इसके ऊपर एक जो महत्वपूर्ण जो केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले लैंडमार्क जो वर्डिक्ट रहा था उसका जिक्र हम इस चर्चा के अंदर करना महत्वपूर्ण है। इससे पहले एक जो मुकदमा लिली थॉमस का केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर गया था, और लिली थॉमस जो अपने एक महिला वकील थी, और जो नोटा का जो ऑप्शन है नन ऑफ द एबव का जो ऑप्शन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही दिया गया, ठीक है। और पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट की जो धारा 4 के अंदर क्या है, पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 4 के अंदर ये भी कहा गया है लिली थॉमस केस के अंदर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लैंडमार्क वर्डिक्ट दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा हो जाती है यदि वह एमएलए व एमपी के पद पर है, तो ऐसे व्यक्तियों की सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और इस तरह से जो ये केस है ये राहुल गांधी जी से भी जुड़ जाता है। इस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक बिठाकर किसी केस को, किसी बात का अध्ययन करना क्या हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि एमएलए और एमपी के ऊपर क्या है यदि कोई ऐसा आपराधिक मुकदमा चल रहा और वह साबित हो जाता है जिसके अंदर उन्हें क्या 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा मिलती है, तो इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अगले उससे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अपील की है या नहीं की है, बल्कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना ही देना होगा। जैसे हमारे देश के अंदर क्या बहुत सारे व्यक्तियों के ऊपर क्या है क्रिमिनल केसेस चले हुए। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जो इस बात का निर्णय करने का जो अधिकार है वो न्यायालय को ही है, क्योंकि हमारे देश के अंदर चाहे व्यक्तियों के ऊपर क्या जितने भी तरह के जो आपराधिक मुकदमे चल रहे हो हम उस व्यक्ति को क्या है तब तक अपराधी नहीं कह सकते जब तक माननीय न्यायालय ऐसा आदेश ना करे, ठीक है। क्योंकि हमारे देश के अंदर किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करना लोगों का काम नहीं है और ना ही मीडिया का काम है, बल्कि किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करना क्या है न्यायालय का काम है। इस तरह हमें मालूम है कि हमारे देश किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमारे देश के अंदर यदि कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा हो तो उस व्यक्ति को हम क्या अपराधी नहीं मान सकते, या चाहे वो लंबे समय से जेल के अंदर भी रह रहा हो, जब तक कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा हो या कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट नहीं दिया हो, उस व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं किया हो, तब तक हम किसी व्यक्ति को क्या है अपराधी नहीं कह सकते, उस व्यक्ति को क्या हम इनोसेंट मान सकते हैं। जो थॉमस लिली थॉमस जो केस के अंदर जो उच्चतम न्यायालय को लिली थॉमस ने ये भी कहा
कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय आपको उन व्यक्तियों को भी इलेक्शन लड़ने से क्या है रोक देना चाहिए जिन व्यक्तियों के ऊपर क्या है आपराधिक मामले चल रहे हो, परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि इस बात का निर्धारण करने का जो अधिकार है ये संसद को है। कानून बनाना किसका है? संसद का अधिकार है, क्योंकि हमारे देश के अंदर क्या सेपरेशन ऑफ द लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी लागू है। परंतु साथ में हमारे देश के अंदर फंडामेंटल राइट्स है जो संविधान के भाग थर्ड के अंदर वो सभी एक फंडामेंटल राइट्स का जो बड़ा महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है, जो जिस आर्टिकल के तहत इस इलेक्टोरल बॉन्ड को भी समाप्त किया गया वो इलेक्टोरल आर्टिकल है आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय को या माननीय उच्च न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त है कि वह सरकार के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू वे कर सकते हैं यदि वह जो कानून है हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है या वह जो कानून है वह संविधान के खिलाफ है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय सरकार के द्वारा बनाए गए ऐसे कानून को जो संविधान के खिलाफ है या हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है उस कानून को उस सीमा तक क्या है उसको रद्द घोषित कर सकती है जिस सीमा तक वह कानून क्या है हमारे संविधान के खिलाफ है या हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। और जो हमने आपका इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है ये केंद्र सरकार के द्वारा 2017 का जो बजट पेश किया गया था उसके अंदर लाई गई थी और इसके अंदर क्या सरकार के द्वारा भी ये तर्क दिया गया था कि ये जो स्कीम है अपने आप में एक बहुत ट्रांसपेरेंट स्कीम है, बहुत पारदर्शी स्कीम है। और इस स्कीम के तहत क्या है कोई व्यक्ति या कोई जो संस्था है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कैश के रूप में फंडिंग नहीं करेगा बल्कि बॉन्ड के रूप में क्या है फंड करेगा। इसका सीधा सा मतलब है ये है यदि मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देना तो मैं कैश के रूप में नहीं दूंगा बल्कि मुझे क्या बॉन्ड के रूप में किसी पॉलिटिकल पार्टीज को कैश पैसा देना है। और इसके लिए जो बैंक को अधिकृत किया गया था एसबीआई को अधिकृत किया गया था और एसबीआई के पास जो बॉन्ड थे ये 1000 का था, 10,000 का था, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक बॉन्ड दिए गए थे। और इन बॉन्ड के माध्यम से क्या है उस पॉलिटिकल पार्टीज को तो पता होता था कि किसने हमारे को बॉन्ड खरीदा है, परंतु लोगों को जानने का अधिकार नहीं था कि किस पॉलिटिकल पार्टीज को किस व्यक्ति ने या किस कारपोरेट हाउस ने कितना फंड दिया हुआ है। ठीक है, मतलब उस पॉलिटिकल हमने क्या है बैंक जाना था, बैंक से मुझे अपनी क्षमता के अनुसार 1000 रुपये का, 10,000 का, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ का क्या बॉन्ड खरीदना था। और जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम मैंने बॉन्ड खरीदना था वो 15 दिनों के अंदर जो ये जो पेमेंट है उस पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट में चली जाती थी। ठीक है, इस तरह से क्या है ये जो पैसा है उस पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होता था। ठीक है, और इसके अंदर ये बात मतलब लोगों को पता नहीं चलती थी कि किस व्यक्ति ने किस पॉलिटिकल पार्टीज को कितना फंड दिया। ठीक है, अब मैंने कितना बॉन्ड दिया ये बात किसी व्यक्ति को तो नहीं पता नहीं होगी बल्कि उस पॉलिटिकल पार्टीज को तो पता होगी। इस तरह से क्या है कि जो मतदाताओं के जो जानने का जो अधिकार था, जो उसके सूचना का जो अधिकार था उसका अपने आप में क्या है उल्लंघन था। अब हमारे देश के अंदर जो कारपोरेट जो हाउसेज है, कारपोरेट जो घराने हैं उनका भी ये तर्क था कि मान लो मैंने जो फंड है वो किसी एक्स पार्टी को दे दिया और लोगों को सभी लोगों को ये पता चल गया कि मैंने जो जो फंड है या जो मैंने चंदा है कैश के रूप में या बॉन्ड के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मान लो एक्स पार्टी को दे दिया और सत्ता के अंदर आ गई वाई पार्टी, तो मैंने बॉन्ड किसको दिया हुआ है एक्स पार्टी को और सत्ता के अंदर कौन आ गई वाई पार्टी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है जो वाई पार्टी सत्ता के अंदर आई है जबकि हमने वाई पार्टी को फंड नहीं दिया, हमने किसको फंड दिया हुआ है एक्स पार्टी को, तो वे जो पार्टी है वे हमारे को टारगेट करेंगी। इसलिए जो बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं जो बिजनेस माइंड के लोग होते हैं वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या है फंडिंग करता है। अब इसके अंदर सवाल ये है कि हमारे देश के अंदर जो कारपोरेट घराने जो फंडिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि वे कोई भी काम करते इतने करोड़ों के अंदर वे फंडिंग करते तो बिना स्वार्थ के तो वे कोई काम करते नहीं है। इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक शब्द का यूज किया है जो आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। वो जो शब्द है अपने आप में लैटिन भाषा का शब्द है और उस शब्द को कहते हैं हम क्वेड प्रो को, क्वेड प्रो को, जिसका मतलब है कुछ के बदले कुछ, कुछ के बदले कुछ।
यदि हम पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर रहे हैं तो मेरी भी पॉलिटिकल पार्टी से ये उम्मीद रहती है कि वे मेरे पक्ष के अंदर नीतियों का निर्माण करें, या सरकार जब सत्ता के अंदर आ जाए उनका ठेके उनको दें, उनको देश के अंदर क्या है मतलब व्यापार करने की सुविधा उनको दी जाए, या जो टैक्सेस के अंदर उनको रियायतें मिले, जिसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शब्द लैटिन भाषा का जो शब्द है क्वेड फ्रो को का इस्तेमाल किया है। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत क्या है, कारपोरेट हाउसेज के जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की जो गोपनीयता है उसको क्या है, गोपनीयता को क्या है सुनिश्चित किया गया था। अब माननीय सर्वोच्च मामला जो अपने आप में बड़ा जटिल हो गया, या कारपोरेट हाउसेज की हम सुने, कारपोरेट हाउसेज के जो प्राइवेसी का मामला अधिक है, उनके गोपनीयता का मामला ज़्यादा प्रभावशाली है, या लोगों के फंडामेंटल राइट्स या लोगों के राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार। अब इसके बीच क्लैश हो गया। अब जब कारपोरेट हाउस और आम लोगों के राइट्स के बीच क्लैश होगा तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या है आर्टिकल 13 का सहारा लिया, और आर्टिकल 13 के तहत क्या है, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो इलेक्टोरल बॉन्ड को है इसलिए संवैधानिक असंवैधानिक घोषित कर दिया कि लोगों को इस बात का पता चलना चाहिए, आरटीआई एक्ट के तहत क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत क्या है कि किस व्यक्ति ने और किस पॉलिटिकल पार्टीज को कितना चंदा दिया है। और इस तरह से जो ये मामला है अनुच्छेद 19(1) के साथ संबंधित है। दूसरा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि ये जो राजनीति के अंदर जो मनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाता है, और मनी पॉलिटिक्स के अंदर क्या हमारे देश के अंदर क्या है स्वाभाविक तौर के अंदर जो व्यापारी घराने हैं वे क्या चुनाव को प्रभावित करते हैं। क्योंकि हमारे देश के अंदर आज मसल पावर भले ही थोड़ा उसका प्रभाव कम रहा हो, हालांकि मसल पावर भी हमारे देश की राजनीति के अंदर काफ़ी प्रभावी है, परंतु मसल पावर से भी ज़्यादा जो खतरनाक है जो हमारी राजनीति को प्रभावित कर रहा है वह है मनी पावर। क्योंकि आपको मालूम है हमें, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारी जो सरकारें बनाने या उनको बिगाड़ने का उनको तोड़ने का जो काम है वह मनी पावर के द्वारा किया जाता है, या जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज हैं वे एमएलए को खरीद लेते हैं, या जिस कारण क्या वो अपनी सरकार बनाते हैं या सरकार को कभी भी भंग कर सकते हैं। हमारे देश की राजनीति के अंदर जो मनी पावर है उसका जो इन्फ्लुएंस है काफ़ी अधिक बढ़ गया है। अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या जो इलेक्टोरल बॉन्ड को उसको तो ख़त्म कर दिया है। अब जो यदि फंडिंग करनी भी है तो कैसे करें, या जो कितनी जो फंड करें, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितना फंड दें, उसकी गोपनीयता को बरकरार रखा जाए। तो इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 सब क्लोज 29(c) के अंदर ये प्रावधान रखा गया है, यदि कोई व्यक्ति 20,000 से कम फंड किसी पॉलिटिकल पार्टीज को देता है, मतलब 19,999 रुपये भी देता है, तो इसका जो विवरण है किसी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन के लिए ना तो देना अनिवार्य है, और ना ही उस व्यक्ति की जो प्राइवेसी है उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। उस व्यक्ति के प्राइवेसी को भी ओपन अप नहीं किया जा सकता, उस व्यक्ति के जो गोपनीयता को भी खुला नहीं किया जा सकता। परंतु यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था किसी पॉलिटिकल पार्टीज को 20,000 से अधिक चंदा देती है तो इसकी जो सूचना है वह उस पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन को भी देनी होगी, और उस व्यक्ति का नाम भी क्या है सार्वजनिक करना होगा जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज को 20,000 से अधिक चंदा देता है। इसकी जो जानकारी है उसे इलेक्शन कमीशन को भी देनी होगी। अब ये जो मामला है आर्टिकल 14 के साथ जुड़ा हुआ था, और इस लैंडमार्क वर्डिक्ट के अंदर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वह 3 कानून के अंदर संशोधन किया, जैसे हमने पहले ही कह दिया है कि एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 और कंपनीज लॉ एक्ट 1956 के अंदर, और पीआरआई पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के अंदर। इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 का है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टीज को या कोई कारपोरेट हाउस यदि किसी पॉलिटिकल पार्टीज को कोई फंड देगा तो वह क्या नॉन टैक्सेबल होगा, मतलब जितना वह उस कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देगा उसको क्या टैक्स के अंदर छूट मिलेगी। नेक्स्ट पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, इसमें भी ये कहा गया है यदि आम चुनाव के बाद
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के अंदर 1% से अधिक वोट मिलते हैं तो वह जो पार्टी है वह क्या फंड की हकदार बनती है। मतलब पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी को आम चुनाव के बाद 1% से कम वोट मिलते हैं तो उसे जो फंड है वह नहीं दिया जा सकता। और जो कंपनीज लॉ एक्ट था 1956 के अंदर, इसके अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर ये प्रावधान किया गया था कि यदि कोई कंपनी 5% के प्रॉफिट के अंदर चल रही है और एक कंपनी यदि 5% के नुकसान लॉस के अंदर चल रही है तो वह कंपनी भी क्या है, दोनों जो कंपनी है इलेक्टोरल बॉन्ड करने के लिए वह अधिकृत थी, उनको अधिकार था। इसमें फिर सर्वोच्च न्यायालय ने वही लैटिन शब्द का प्रयोग किया, यानी क्विड प्रो को का, कि कुछ के बदले कुछ, कि यदि हम सभी व्यक्तियों के ऊपर मतलब उन कंपनीज के ऊपर जो कि 5% के बेनिफिट के अंदर चल रही है और ऐसी कंपनी जो 5% के लॉस के अंदर चल रही है उन कंपनीज के ऊपर एक जैसा कानून लागू कर देंगे तो ये आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ का कि असमानता के अधिकार का भी क्या होगा, उल्लंघन होगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और यदि हम उस कंपनी को भी इलेक्टोरल बॉन्ड देने का अधिकार दे देंगे जो कि कंपनी क्या है 5% के लॉस के अंदर चल रही है तो क्विड प्रो को के अंदर क्या है वो कंपनी क्या है किसी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देके वह उस पॉलिटिकल पार्टी से ये उम्मीद करती है कि वह भी उसके पक्ष के अंदर क्या नीतियों का निर्धारण करे और अपनी सत्ता के पावर से क्या उस पॉलिटिकल उस कंपनीज को क्या है फायदा पहुंचाने का काम करे। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अपने आप में आर्टिकल 14 का भी क्या है उल्लंघन है। और पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या है परिवर्तन होना इसमें तो अपने आप में स्वाभाविक था। यदि इसके अंदर इतनी चर्चा का हम कंक्लूजन के आधार पर पहुंचे, इसके सार के आधार पर पहुंचे, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोटे तौर से ये कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है जिसके अंदर क्या है ट्रांसपेरेंसी ने कारपोरेट हाउसेज है उनकी जो प्राइवेसी को है प्रमुखता दी गई थी, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए भी क्या है खतरा, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर तो क्या होता है कि सभी व्यक्तियों के ऊपर क्या है एक जैसे कानून लागू होते हैं और सभी व्यक्तियों को क्या है सभी व्यक्तियों की क्या भागीदारी रहती है। परंतु इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत क्या है हमारे देश के अंदर जो मनी पावर है उसका जो प्रभाव है काफी बढ़ गया था। सेकंड पॉइंट इसके अंदर खास करके हम ये कह सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले हैं इसने राजनीति के अंदर मनी पावर को कम करने के दिशा की तरफ इलेक्शन कमीशन को एक महत्वपूर्ण डायरेक्शन देने का काम किया है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स का जो एक अलायंस था या उनका कोलिशन था उसको ब्रेकअप करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखा गया जिसमें अनुच्छेद 19(1) और आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 की भी बात रखी गई है। और नेक्स्ट जो पॉइंट हम इसके अंदर कह सकते हैं वो इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो, इसके लिए क्या है ये जरूरी है कि फंड के अंदर क्या ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या है अब ये वर्डिक्ट दे दिया गया है और जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये वो असंवैधानिक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित कर दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन को भी ये निर्देश दे दिया गया है कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर 6 मार्च 2024 तक किस कारपोरेट हाउस ने या किस व्यक्ति ने किस पॉलिटिकल पार्टीज को कितना फंड दिया है आपने भी क्या है उसकी जो जानकारी अपने वेब पोर्टल के ऊपर क्या है अपलोड कर देनी है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि जो ये चर्चा है आपके परीक्षा के लिहाज से या आप परीक्षा की तैयारी ना भी कर रहे कोई व्यक्ति एक समाज के अंदर अपने एक जागरूक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को अदा करना चाहता है उसके लिए ये जो आज की वीडियो है आज की जो चर्चा बहुत लाभदायक होने वाली है। थैंक यू सो मच।